प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चियों, आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं भागचंद जी को, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वो क्षेत्र में जो शिक्षा का विकास की जहाँ तक बात है, बच्चों में करियर गाइडेंस को बढ़ाने की बात है, उसकी मुहिम इन्होंने चला रखी है और काफ़ी लंबे समय से ये प्रयासरत है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा कि इनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मैं यहीं से पास में बड़ी डूंगरी गांव है और वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रामावली ढाणी है, वहाँ से मैं आता हूँ। और स्थानीय मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है 5th क्लास तक, वो रविपाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल डूंगरी कला से हुई है। उसके पश्चात 5th क्लास मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट दिया था और 6ठी से 12वीं तक जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके पश्चात जैसा आप सभी के पास ऑप्शंस होते हैं, आज हम चर्चा भी करेंगे, ऐसे ऑप्शंस मेरे भी पास थे, लेकिन बात होती है गाइडेंस की। उस समय वो प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास में नहीं थी, इसलिए इंटेलिजेंट होते हुए भी बीएससी की तरफ हम आए। महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी पूरी की। उसके पश्चात कैट की तैयारी करके एमबीए फिनिश किया मैंने और वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में नोकिया के लिए कुछ काम किया। वहाँ से वापस चेंज होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की और आईएएस के एग्ज़ाम तक पहुँचे। तो ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। उसके पश्चात सर्विस में आए और अलग जगह पर पोस्टिंग्स रही। पर मैं आपको शुरू से बताता हूँ, और ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इसी परिवेश से आते हैं। मेरा परिवेश और आपका परिवेश कमोबेश बिल्कुल समान है। मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा कि मेरा स्पीच बहुत ही कड़वा होता बिल्कुल सच्चाई के निकट है। मेरे गाँव वाले, मेरे आसपास वाले, क्योंकि वहाँ पर मैं बार बार बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए आता रहता हूँ, या उस तरफ के जो गाँव है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं इन चीज़ों पे बहुत ही हार्ड कोर डिसिप्लिनरियन हूँ और जो मैं कहता हूँ मैं वो एक्सपेक्ट भी करता हूँ। क्योंकि हो सकता है आपके लिए हमारा 1 घंटा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो हमारा 1 घंटा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कड़वी होगी, बट वो सच होगा, वो यथार्थ होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से उसको अपने मन में उतारते हैं और किस सच्चाई से आप उसको स्वीकारते हैं। छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं। रेनवाल भी कोई अर्बन सिटी नहीं है, मैं इसको सेमी अर्बन विलेज टाइप का, ये गांव जैसा ही है, बस आप लोग शहर में आके बस गए, नगर पालिका है, बस इतना ही फर्क है। और आपके और हमारे परिवेश में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और इसी लाइफ स्टाइल में हम जीते आ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ रह भी रहे हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके जानकार आसपास के गाँव में यहीं पे आपकी रिश्तेदारी होगी, तो आप लोग जाते भी होंगे। करियर के बारे में यही कहूँगा मैं आपको कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ना हमारे पास में होती थी, ना ऐसे संसाधन होते थे। मुझे याद है जब 12th क्लास हम पास करके आए थे, ऐसा नहीं है, मेरिटोरियस स्टूडेंट मैं भी हुआ करता था। 2 बार नेशनल भी हमने खेला, स्पोर्ट्स में अच्छे थे, एनसीसी में अच्छा किया। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है, हमारे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने पापा जी को लास्ट बार जब स्कूल से हम आ रहे थे तब यही कहा था कि गोपाल जी, आपका बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसको पीएमटी की तैयारी कराना। 12th के साथ में मैंने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया, एफएमसी का एग्ज़ाम दिया, आरपीएमटी का एग्ज़ाम दिया। लेकिन ये एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम होते ही अगले 1 महीने में आ जाते हैं और इतनी तैयारी, उस समय ना इतना गाइडेंस था, ना इतनी तैयारी थी, फेल सब में होना ही था। तो रिजल्ट वही रहा जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद समस्या ये आई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे जो बड़े भैया है वो ऑलरेडी पीएमटी की तैयारी कर रहे थे और इसी क्षेत्र से वो मेरिट में आए हुए हैं, तो मेरे से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट वो हुआ करते थे और वो अपनी पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। उनका भी ऑलमोस्ट सिलेक्शन निकट था, पर कहीं ना कहीं बाल मन होता है, मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता था। तो मुझे यही लगा कि मैं नेशनल खेला हुआ हूँ, मेरे पास में एनसीसी है, 12th में मेरी अच्छी परसेंटेज है। तो उस समय हमारे जो नवोदय के सीनियर्स होते थे उनके लिए सबसे ईजी और आसान तरीका होता था कि आप एयरफोर्स नेवी में चले जाइए। 10th और 12th के बेसिस पे टेक्निकल एंट्री स्कीम्स होती थी, एयरफोर्स नेवी सब लेती थी। अब मैं नाम तो भूल गया, लेकिन मुझे याद है एक बार जून का महीना था जब हमारे एडमिशन्स की बात चल रही थी और उस समय हमारे एक लाइनमैन आया करते थे, शायद इसी एरिया के थे, रेनवाल के आसपास के थे, मुझे नाम याद नहीं है। उनके बच्चे भी डिफेंस में ही हैं, शायद नेवी में, एयरफोर्स में थे। तो एक दिन पापा जी और हम बैठे हुए थे, बात चली कि क्या किया जाए।
तो उन्होंने ये राय दे दी कि नहीं, इसको तो मैथमेटिक्स दिला दीजिए, मैथ से अच्छी परसेंटेज है, बाकी एनसीसी है, नेशनल खेला हुआ है, तो ये तो शुरू में पहली बार जाएगा, ये एयरफोर्स या नेवी में चला जाएगा। वो चीज़ मुझे भी ठीक लगी। महाराजा कॉलेज में उस समय हमारी फीस 1100 रुपये होती थी, तो मुझे ये भी ठीक लगा कि 1100 रुपये में तो घर वालों पर भी कोई बर्डन नहीं आएगा और आराम से पढ़ भी लेंगे, नौकरी भी लग जाएंगे। ड्रीम जैसा आप सबका आज है वैसा ही हमारा होता था कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचते थे। एक सरकारी नौकरी की आस होती थी और उसी का प्रयास होता था। एडमिशन हमने लिया, फॉर्म सबने भरे। अभी ये मेरा सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, पहले जो हमने एग्जाम दी, एग्जाम सबने क्लियर कर लिया, पर मेरे घर में शादी थी, मैं वो मेरा फिजिकल मेडिकल देने नहीं गया, तो एकमात्र मैं ही था जो मैं रह गया और बाकी लोग सब सेलेक्ट हो गए। वो सब लोग उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैं पीछे रह गया। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ये उम्र है और इस उम्र में क्या क्या गलतियां की है, गलतियां हमने भी की है। मैं इसलिए आज इस मंच से स्वीकार रहा हूँ, आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो गलतियां हमने की हुई है। हो सकता है आप लोग भी कर रहे होंगे आजकल, लेकिन पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, पढ़ाई के बारे में आसपास में पूछ लेते हैं, या हर गांव में हर जगह पर कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो ठीक ठाक सर्विस में है। तो हमारे पास में वो सोर्स आज है कि हम अपने बच्चों को ले जाके उनसे वार्तालाप करें, उनको बताएं। तो वो सारे लोग सर्विसेज में चले गए, मैं रह गया, मेरा भी मन नहीं रहा, मैंने एनसीसी भी छोड़ दी कि अब ये लोग तो चले गए, मैं अकेला एनसीसी में क्या करूंगा। और कहीं ना कहीं वो डिफेंस में जाने का मेरा जो मकसद था उससे मैं दूर हो गया। हॉस्टल की चीज़ें होती है, अलग ग्रुप होते हैं, और मैं आपको बता दूं 12वीं क्लास हमारी वो आखिरी क्लास होती है जब हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, इवन टू सम एक्सटेंट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो 2-4 बार कहते हैं, उसके बाद में लगता है कि आजकल के नए लड़के हैं, अभी ये देख लेंगे अपने हिसाब से, ज़्यादा कह भी नहीं सकते। उसी चीज़ से हम भी गुजरे। ऐसा नहीं है कि कोई बदमाशी करते थे, इस तरीके से करते थे, लेकिन करियर के प्रति कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई ओरिएंटेशन नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसी के चलते ना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे, महाराजा कॉलेज में जाते थे, बैठ के वापस आ जाते थे, प्रैक्टिकल होते थे, 1-1.5 घंटे अटेंड करते थे, फिर वापस आ जाते थे, आके सो लेते थे, बस यही काम होता था। यही पास में मिंडा गांव है, तो यहाँ के डूडी है वो, वैसे उनकी एक सिस्टर है हमारे गांव में है, तो उनको मौसी हम बोलते थे, वहीं हम रहते थे। आराम से दोपहर में आके सोते थे, शाम को उठते थे, बस यही हमारा रूटीन होता था। और ये सब होने के कारण सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में, जिसका मैं कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट भी हुआ करता था, उसमें ग्रेस लगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं यहीं पास में दादा रामपुरा गांव में कोई रिश्तेदारी में शादी थी और बारात की तैयारी हो रही थी। रिजल्ट आया और मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई तू बाल बाल बच गया, वरना तो आज फेल होता। मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन मैं मानता हूं मेरी जिंदगी का वो सबसे बुरा दिन होगा। उसी दिन मैंने तय किया कि नहीं, मुझे अब करके दिखाना है। वो डर, मैं आईएएस बना तब तक मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं बताया कि मुझे ग्रेस भी लगे, क्योंकि घर वालों को आप क्या जवाब दो। जिन पेरेंट्स ने आपको आज तक, आपने 12th पास कर लिया, आप कॉलेज कर ली, मेरे पापा जी बिल्कुल सीधे साधे आदमी है। वो हमारा फोन पे वार्तालाप मुश्किल से 50 सेकंड, 1-1.25 मिनट, उनके लगभग 3 सवाल होते थे। पहला, आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। दूसरा, पैसे चाहिए? चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए तो कह दो कि नहीं अभी जरूरत नहीं है। तीसरा, घर से घी चाहिए, अनाज चाहिए, वो ले जाना, और बाकी यहाँ सब ठीक है। बस ये 3 या 4 सेंटेंस में हमारी बात होती थी। बहुत पढ़े लिखे है नहीं, तो करियर में गाइडेंस हो या कोई भी हो, बस उनका ये रहता था कि ये चीज़ें आप करिए। और एक ये चीज़ हमेशा उनकी रही है कि कभी ऐसा काम करके मत आ जाना कि घर पे किसी का और ना आए। ये हमारे डर शुरू से ही रहा है। जिस अनुशासन से उन्होंने अपना जीवन जिया है, मैं भी ये मानता हूँ कि ना कभी मैंने उनको गुस्सा होते हुए देखा है, ना कोई दूसरा एरर किया हुआ है। पिछले 35 साल से सेम रूटीन मैंने उनका देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों भाइयों में उनका जीवन का जो अनुशासन है उसकी झलक मिलती भी, और ये एक बड़ा कारण है कि उसके कारण हम पहुंच पाए। तो पेरेंट्स को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किस तरीके से अपना व्यवहार रखते हैं उसका प्रभाव जरूर आपके बच्चों पे जरूर आता है। उनको डांटने डपटने से काम नहीं होगा, आपको खुद को उनको वो तरीका दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो सीखेंगे। क्योंकि अभी इन बच्चों की उम्र नहीं हुई है, इनको पता नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है 5-10 बच्चे ठीक ढंग से सोचते होंगे, कुछ 20-30
40% ऐसे बच्चे होते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं कि नहीं, कहने के लिए पढ़ने के लिए कह दो तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने के लिए कहोगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, और कुछ बिल्कुल सोचते भी नहीं है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, आप उनको बेसिक गाइडेंस दे सकते हैं। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप खुद एक्सपर्ट और आप उनको बता दें कि नहीं ये कर लो, ये ठीक है, ये कर लो, वो ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि जिस फील्ड में जिस व्यक्ति ने मुकाम हासिल किया है, आप हमेशा अपने बच्चे को उससे बात करवाइए, उसके सामने बिठवाइए। उससे अच्छा कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। कोई अगर आईएएस बना नहीं है, 3-4 बार सफल रहा है, तो वो अपने जीवन में कोई ना कोई नकारात्मकता हमेशा लेकर चलता है, और वो यही आपको बताएगा कि नहीं इसमें ऐसा होता है, इसमें ये ऐसा होता है। जो पास किया वो आपको बता सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं आपको वापस मेरे उस दिन पे ले जाता हूं। मैंने उसी दिन ये तय किया था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन आज के बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा। मैं वापस जयपुर गया। मुझे याद है उस समय कैट की तैयारी, या उस समय एमबीए और कैट एग्जाम का बहुत बड़ा शोर शराबा था। उस समय का बड़ा चलन यही था कि इस समय कैट की तैयारी करो, एमबीए करो, और बढ़िया पैकेज लेके आप अच्छी एमएनसीज में चले जाइए। उसी के लिए मैंने भी तैयारी शुरू की, और तैयारी ऐसी थी, मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 5 बजे कांटा जो जोटवाड़ा में एक जगह है, यहां से निकलता था। और कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था महाराजा कॉलेज में, बहुत ही गरीब परिवार से आता है। ये चीज मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा। अभी आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि गरीब है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, किताबें नहीं है, कहां से लेके आए, तो ये सब हमारे बहाने होते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। एक हमारा दोस्त हुआ करता था, क्योंकि मैं नवोदय स्कूल से आता था, मुझे प्रतियोगिता दर्पण है, बाकी जो बेसिक किताबें, उनका मुझे उस समय से ही पता था कि ये किताबें होती है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में ये चीजें होती थी। उसके पास एक ही ड्रेस होती थी, मेरे भी, मेरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, मेरे पास RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक होती थी, इंग्लिश की होती थी, वो सारी उसको दे दी। क्योंकि मैं तो पढ़ता नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि यार तू ये पढ़ ले, ये अच्छी है, तो तैयारी कर लेना। पर जब मुझे सदमा लगा तो मैंने उसको यही कहा कि तू पिछले 2 साल से कहीं तैयारी करने जाता है, तो जाता कहाँ है मुझे बता, अब मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तो वो मालवीय नगर में एक लाइब्रेरी है, प्राकृत भारती अकादमी उसको बोलते हैं, जहाँ से मैंने ज़्यादातर मेरी तैयारी की है। और मेरे साथी जो IPS बने, मेरे रूम पार्टनर थे, उन्होंने भी वहीं से तैयारी की है। तो उस लाइब्रेरी में पढ़ना मैंने जाना शुरू कर दिया। उस लाइब्रेरी की ब्यूटी बताता हूँ मैं आपको। ये फिर कह रहा हूँ कि तैयारी कैसे होती है। आज आप सबको ऐसी लाइब्रेरी चाहिए, आप आज सबको सुविधाएं चाहिए। उस लाइब्रेरी में आप आज भी जाके देख लिए, ना तो ऐसी है, और सामने टेबल रखी है, पीछे चेयर नहीं है। वो फंटे वाले वो होते थे उस समय, कुछ चेयर्स होती थी, कुछ फंटे वाली वो चीजें होती थी। वहां जाकर हमने तैयारी चालू की, लगभग 1 साल भर तैयारी की, कैट का एग्जाम दिया, सब कुछ ठीक रहा, लगभग 99% मैंने अचीव किए। मैट का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरे 99.45 समथिंग, इसी 90 में थे। लेकिन आपकी की हुई गलतियां आपका हमेशा पीछा करती है। अब समस्या यह आई कि आपने मेहनत करके, और मैंने रियलाइज भी कर लिया था कि सेकंड ईयर में बहुत बड़ी गलती मेरे से हो चुकी है। मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हुए भी ग्रेस लगने के कारण मेरी सेकंड ईयर में 50% है, मात्र 50%, वो भी ग्रेस के साथ। उससे होता यह है कि महाराजा कॉलेज में आप प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्कोर कर नहीं सकते, गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। थ्योरी की एक लिमिट होती है कि आप कितना स्कोर करोगे। हालांकि फाइनल ईयर में बहुत मेहनत की मैंने। मेरा ये था कि अगर मैं 70% बना लूंगा तो मेरा एग्रीगेट फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। पर मेरे 3-4 नंबर कम रहे और मेरा एग्रीगेट फर्स्ट डिवीजन नहीं रहा। मेरे आज भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन नहीं है। अब ये दिक्कत कहां देती है मैं बताता हूं। जो बड़े MBA इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे वाले, उनमें आपकी जो थ्रू आउट ग्रेडिंग होती है, आप 12th में कैसे थे, आप 10th में कैसे थे, उस समय ये होता था। आपका ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आप थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो मेरा किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट थे जो मीडियोकर आते हैं, वहाँ पर आसानी से एडमिशन हो गया, परसेंटाइल अच्छी थी, स्कॉलरशिप भी मिली, MBA मैंने पूरा भी कर लिया, अच्छी जगह मेरा प्लेसमेंट हो गया। नोकिया जैसी कंपनी जो उस समय प्रतिष्ठित हुआ करती थी, 2010 में ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर हुआ करता था, पूरे मार्केट पे कब्जा था। वहां जाके काम करना शुरू किया, चीज़ों को देखा किस तरीके से वो एक इंटरनेशनल कंपनी अपना मैनेजमेंट करती है, चीज़ों को सीखना शुरू किया। और
पर फिर भी दबे मन ये इच्छा थी, गांव में आते ही अपने यहाँ पर तो आप सबको पता है, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो थी कि नहीं मुझे कुछ और करना है, पर ये डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम बहुत आसानी कैसे देखते हैं कि किसी बच्चे का अगर प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी कंपनी में जा रहा है, तो मैं ही कह देता हूँ कि नहीं इसको इसी सेक्टर में जाने दीजिए, अच्छा करेगा। पर आज के शायद 12-13 साल पहले अगर मैं ये चीज किसी से डिस्कस करता तो मुझे ये कहता है कि तू पागल हो रखा है, क्या है इसमें, कुछ सरकारी नौकरी बन जाओ, बाबू बन जाओ, कुछ बन जाओ, आप तो सरकारी नौकरी लग जाओ। तो मुझे याद है 2010 में हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की अलुमनाई जयपुर में हुई थी, और उस समय अपने ही पास के, आपको याद है, रामनिवास यादव जी हैं, अभी IAS हैं, झारखंड काडर में है, वो मेरे स्कूल के सीनियर हुआ करते थे, गाइडेंस वगैरह के लिए हम उनसे बात भी करते थे। उनका सिलेक्शन भी हुआ था, इसके अलावा 2-3 जनों का हमारे स्कूल से और भी सिलेक्शन हुआ था। तो कहीं हमारे मन में भी ये था कि ये तैयारी की तो जा सकती है, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे, उनको हमने भी उनको देखा हुआ है। ये चीज भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग कहीं बाहर से नहीं निकलते, यहीं आसपास से ही निकल के जाते हैं। फर्क होता है सिर्फ मेहनत का। तो उस एलुमनाई में मेरे टीचर्स ने मेरे को ये कह दिया, जब पूछा कि मेरे मन में ये भी था कि जब ये पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगा कि मैं बहुत अच्छी कंपनी में पोस्टेड हूँ, नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा ऑफिस है वहां पर मेरी पोस्टिंग है, और बहुत अच्छा मैं करूंगा, हो सकता है फॉरेन चला जाऊँ। ऐसे मेरे मन में मेरे विचार थे, लेकिन सामने से जो जवाब आता है वो बड़ा ही कटु था। जवाब ये आया कि देखो वो सामने टीचर थे हमारे, उन्होंने कहा कि रामनिवास बैठा है, वो अधिकारी बैठा है, वो बैठा है, आप बैठ सकते हो उधर। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि सर मैं तो नहीं बैठ सकता, वो तो अधिकारी है, मैं कैसे बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि सुरेश तुम जब स्कूल से निकले थे तब भी यही कहा था, आज फिर कह रहे हैं आप में जो टैलेंट था उसको आप वेस्ट कर रहे हो, भले ही आपने यहाँ तो ऊंचाई छू ली है, लेकिन आप कोई भी अधिकारी बन के बता दो। तो एक बार दोबारा से मन में वही चीज। उसके बाद 5-6 महीने मुझे सोचने में लगे। घर वालों का वही जवाब, आप नौकरी छोड़ने के लिए कहोगे बिल्कुल मना, यही कहेंगे कि नहीं क्यों छोड़ रहे। तो वो सोच समझ के मैंने एग्जाम दिए, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आती है, एक बार फिर मैं वही गलती दोहरा रहा हूँ। उस समय तक बैंक में, SSC में और ज्यादातर जो भी नौकरी थी उसमें जनरल और OBC के लिए फॉर्म भरने की योग्यता भी फर्स्ट डिवीजन थी। 2010 में जाके पहली बार, ये लास्ट में जाके रिलैक्स हुआ, जब बैंकों में भर्तियां आई तब SSC ने भर्तियां करना चालू की। तो 2010 या 11 का मुझे याद है, उस समय पहली बार OBC के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 60 से 55 किया गया। उससे पहले तो मैं फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन तो था ही नहीं ग्रेजुएशन में। इसलिए मैं बच्चों आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो गलतियां आप कई बार कहते हो कि परसेंटेज मायने रखती है, नहीं रखती, हो सकता है नहीं रखे, लेकिन एक मिनिमम लेवल तो आपको क्रॉस करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत दे सकती है बाद में। पर वो किस्मत अच्छी थी, रिलैक्सेशन हुआ। कैट जैसे एग्जाम की मेरी तैयारी की हुई थी, जो भी मैंने एग्जाम दिया वो मेरा ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो मैंने क्लियर नहीं किया। सिर्फ 2010 में RS का एग्जाम हुआ था, मैं नया नया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा था, और उसके बाद प्री आ गई, नहीं पास हुआ मैं। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप असफल जरूर होंगे। पहला एग्जाम RS प्री, मेरा प्री पास नहीं हुआ। पर एक बैकअप रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से अपन आते हैं, बैकअप रखने के लिए SSC, बैंक, जो भी एग्जाम थे कंटिन्यूसली मैंने एग्जाम दिए। वो एग्जाम आसानी से मैं क्लियर कर लेता था, क्योंकि इंग्लिश ठीक थी, मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी थी। कैट की तैयारी की हुई थी, तो कैट की तैयारी करने के बाद में ये छोटे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप उस गंभीरता से उस लेवल के एग्जाम क्लियर कर चुके होते हैं, तो ये इतने मुश्किल आपके लिए होते नहीं है। पर फिर समस्याएं आ जाती है, शादी जैसा ग्रामीण क्षेत्र अपनी हो ही जाती है। आजकल पेरेंट्स थोड़े जागरूक हुए हैं, तो उस एज को हम 20-21 से 24-25 तक ले जाने में कामयाब रहे। पर मुझे अभी भी याद है ये डिसीजन, नौकरी रिजाइन करना। मैं बैंक में था, पापा जी से बस एक बार बात की थी कि मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ, तो उनका यही था कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया, यही कहा कि आप देख लो। हमारे किसी भी डिसीजन को उन्होंने कभी मना नहीं किया। पर इससे ज्यादा मैंने सिर्फ भैया से चर्चा की, किसी से बात नहीं की, और वो नौकरी मैंने रिजाइन कर दी। शादी हो गई। उसके बाद में मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करूं, हालांकि बैकअप मैंने हमेशा रखा। उसके बाद में जो भी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, हालांकि बहुत ज्यादा हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, पेरेंट्स ने कभी कुछ कहा भी नहीं, अपना घर का जो भी गांव में काम होता है। और ये बच्चों में आपको इसलिए कह रहा हूं, हम बिना फालतू घर की पंचायती में पढ़ते हैं। आपके होने और नहीं होने से आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जब तक आपके मम्मी पापा काम संभाले हुए हैं, आपको घर के अफेयर्स में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि आज मैं इस पद पे होऊंगा, मेरे भैया इस पद पे होंगे, लेकिन अभी भी घर के डिसीजंस में हमारा रोल 5% से ज्यादा नहीं होता। यहाँ की जो गणित है उसमें वो हमसे 50 गुना ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा अच्छे डिसीजन लेते हैं। इसलिए आप लोगों का काम है आप अपने करियर पे ध्यान दें और यही आपकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत बार बच्चों से सुनता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये तो करा तो भी काम चमार दो भाई, तन कोई पूछ रही हो। हम एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि नहीं नहीं ये भी है। ये आपका बहाना भी होता है, ये आपके लैक ऑफ सीरियसनेस को भी दर्शाता है कि आप दोनों ही तरफ से ढंग से फोकस करके काम नहीं कर रहे। उस डोमेन को आप बिल्कुल अलग छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ फिक्स करिए। ऐसा आप करेंगे, इससे कहीं ना कहीं आपका फोकस बढ़ेगा। इस तरीके से आप डेडिकेटेड होकर मेहनत करेंगे। अब मैं आईएएस की तैयारी का आपको बता देता हूँ। नौकरी रिजाइन कर दी, ये क्लियर करते रहे। आईसीआर जैसे एग्जाम, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी थी मेरी, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उससे ड्रीम एक ही था कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। और इसमें भी दिक्कतें आती है। मैं आपको एक वाक्य शेयर करना चाहूँगा। मैं शादी के बाद में पहली बार दिल्ली तैयारी करने गया, क्योंकि जॉब में थे तो छुट्टियों की भी दिक्कत रहती थी। 1-1.5 महीने के लिए मैं वहाँ पर रहा। वहाँ पर बड़े बड़े कमरे में ऐसा लगता है 2, 3, 4, 5 कट्टे, जितना बढ़ सको उतने नोट्स, उतनी किताबें पढ़ी हुई मैंने बच्चों के रूम्स में देखी। मैं मेरे मन में ये सोचता था कि इतनी किताबें तो अपने से अगले 3-4 साल में भी नहीं पढ़ी जाएगी। उनसे बात करें तो वो हमेशा यही करते थे कि भाई हम तो 15 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। उनमें 1-2 जने मेरे जानकार थे, तो एमबीए में हमारे साथ में थे, कुछ पुराने यूनिवर्सिटी के जानकार थे। तो मुझे यही लगा, तो फिर 1 महीने के बाद मैंने तैयारी की और कहीं ना कहीं मन में सोचा कि नहीं ये तो बस का नहीं है, अब ठीक है जयपुरी तैयारी करेंगे, अब जैसे भी होगी करेंगे। वापस दिल्ली छोड़ दी, जो लाइब्रेरी हमारी फिक्स थी वापस उसी लाइब्रेरी में आ गए। और उस लाइब्रेरी में रूटीन में आपको इसलिए बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे फिक्स हम जाते थे और रात को 10 बजे तक पढ़ाई करते थे। बीच में हर 2-3 घंटे पर ब्रेक, सुबह 9 बजे के लगभग ब्रेकफास्ट, 11 बजे के लगभग चाय, 1-1.5 बजे लंच, उसके बाद में आधा घंटा रेस्ट, 5-6 बजे के बाद लगभग दोबारा चाय, फिर रात तक तैयारी। कंसिस्टेंटली यही रूटीन चलता था। घर आना जाना महीने में 1 बार 1 दिन। मैं आपको भी इसलिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी बैठे हैं, आपको इसलिए कर रहा हूँ, होली दिवाली और घर में शादी के अलावा इन बच्चों का आपके यहाँ कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर आप इनकी जिंदगी सफल करना चाहते हैं, इसके अलावा इन बच्चों का कोई काम नहीं है। और यही त्याग हमारी प्रिपरेशन मांगती है, यही मेहनत मांगी जाती है। अगर ये कुर्बानी आप दे सकते हैं, आपके बच्चे दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम तैयारी करते हैं और छोटी छोटी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम हमने भी दिया, उस साल प्री दिया। जिन बच्चों को मैं सुनता था, जिनसे देखता था, उनका तो प्री पास नहीं हुआ, जिनके पास बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन मेरा प्री पास हो गया। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखो कि तैयारी आपको करनी है, सिलेबस आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने है, तैयारी आपको करनी है। हो सकता है आपको जो गाइड कर रहा है, हो सकता है आपके सामने दूसरा कॉम्पिटिटर पढ़ता तो 2 घंटे है, आपको बताएगा 12 घंटे। ये तो रिजल्ट तय करेगा कि कौन सफल होगा कौन नहीं होगा। और ऐसा ही होता है। इसलिए हमेशा अपना माइंड अपने गोल पे रखिए आप। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा किसका हुआ किसका नहीं हुआ। और एक चीज और बता देना चाहूंगा, आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, अगर आप सिंसियर नहीं है तो। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में जब भी ऐसे सेमिनार होते हैं, मेरे से पूछा जाता है कि नहीं जी वो छोरो तो 90-95 नौकरी कौन लगे, क्योंकि और कॉन्फिडेंस था। ऐसे बच्चे मेरे गांव में भी है, आसपास में भी है। 90%, 96%, 45 वाला तो नौकरी लग गया, लेकिन वो 90 वाला कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे पांव धरातल पे नहीं रहते और वो धरातल पे रहना जरूरी है। बहुत जल्दी उड़ना हम सीख जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं करो तब तक उड़ना मत सीखो। आप लक्ष्य पे नजर तो रखिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने अपना जो बेस था वही छोड़ दिया। 12वीं तक क्या होता है, एक एक बुक होती है, 15-20 चैप्टर होते हैं, रट रटा लेते हैं। उसके बाद आता है कंपटीशन का दौर। आप इंटेलिजेंट थे नहीं थे इसका कुछ नहीं होता कंपटीशन में। नई शुरुआत होती है, आपके सामने सिलेबस है,
यही सिलेबस उस 90% वाले के पास में है, यही सिलेबस उस 45% वाले के सामने भी है। और ये चीज मैं आपको इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरी डाणी में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पहली क्लास से बिल्कुल डफोड़ घोषित कर रखा था घर वालों ने। आज वो 45% वाले बच्चे, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सीजीएल क्लियर कर चुका है, और जो इंटेलिजेंट थे सो कॉल्ड 80-85% वाले, वो आज भी यहीं घूम रहे हैं। इसलिए इंटेलिजेंसी परसेंटेज बेस्ड नहीं होती है। हाँ आप है, लेकिन इसके बाद भी आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो तैयारी मांगती है। हर एग्जाम का नया सिलेबस होता है और उसी के हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा आप व्यवहारिक चीजें ज्यादा बताऊंगा, और पेरेंट्स को भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये तो ऐसा था, ये क्यों नहीं हुआ। आप एक बार पूछिए तो सही उनसे। इसके आगे मैं बता देता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम 17-18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन ऑन एन एवरेज जब आपका एग्जाम नहीं है उस समय 10 घंटे, ये मैं आरएएस और आईएएस के लिए कह रहा हूं। दूसरी जो एग्जाम्स है उसमें आप कम पढ़ सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि 8 से 10 घंटे, अगर आप जयपुर रह रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, 24 घंटे होते हैं, आपके पास में कोई काम नहीं है, तो 8 से 10 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतनी बेसिक तैयारी तो मांगती है, क्योंकि आजकल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि आप इतने ब्रिलियंट हो कि 5 घंटे 2 घंटे पढ़ के और सीधा एग्जाम निकाल लेंगे। इतनी आसान अब चीजें बची नहीं है। हर एग्जाम में 10-10, 20-20 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को क्रॉस करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी आसान अब चीजें नहीं थी, आसान उस समय भी नहीं थी। 10-15 लाख तक तो कैंडिडेट उस समय भी हुआ करते थे, अभी और बढ़ गया। इसके आगे एक चीज आ रही है जो आप सबके पास में, वैसे तो मोबाइल सबके पास में ही आजकल, ये चीज भी आपको बुरी लगेगी। सारे दिन आप उसमें पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं। मेरा ये मानना, आपको कोई डाउट क्लियर करना हो, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उन चीजों को यूज कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से जितना कम यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने तो आईएएस बनने तक कीपैड मोबाइल रखा है, जो 7 दिन में एक बार ऑन होता था और मुश्किल से 10-15 मिनट बात होती थी, वापस स्विच ऑफ। इतनी देर ऑन होता था। इवन मेरा छोटा बच्चा भी था, उसको मैंने शायद 10-15 दिन का हुआ तब एक बार, जो भी डसोटन गांव में करते हैं, उस दिन देखा होगा। उसके बाद 5 महीने दोबारा मैंने कभी नहीं देखा। मेरा ये ड्रीम था कि मैं जब तक मेरा आईएएस का मेंस नहीं हो जाता, मैं ना वापस जाऊंगा और मैं तैयारी करूंगा घर पे, चाहे कोई बीमार हो चाहे कोई। देखो आप और मैं ना डॉक्टर है। इस धरती पे परिवार पे सबसे बड़ा संकट आ सकता है कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए। बाकी तो सारे डिसीजन घर वाले अपने आप में लेने में सक्षम है और करने में सक्षम है। वो पिछले 40, 50, 60 साल से यही काम कर रहे हैं। आपकी और मेरी उनको किसी की जरूरत नहीं है। आप आओ तो ठीक है, आप नहीं आओ तो ठीक है। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिनको, क्योंकि ये मेरे पास में तो गाइडेंस के लिए खूब बच्चे आते हैं, तो हर 7 दिन में घर आना है भाई, क्यों आना है? हर 14 दिन में घर आना है, क्यों आना है? फिर तो आप 5 दिन पढ़ते नहीं हो, 6ठे दिन आपको घर में आ जाएंगे वापस आप। इससे आपका डेडिकेशन बढ़ता है। इस डेडिकेशन के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इससे आगे रैंक अच्छी मिल गई, आप राजस्थान स्टेट मिल गया, तो मेरा तो यही मानना है कि जैसी तैयारी हम पहले करते थे, आज भी मैं उतना ही काम करता हूँ। हालांकि तैयारी में हम ज़्यादा घंटे काम करते थे, आज भी वर्कलोड खूब रहता है, लेकिन आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप सब चीज़ें मैनेज कर जाते हो और यह आपकी ज़िंदगी की आदत बन जाती है। मैं आईएएस रहूँ, आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे अच्छा हूँ। मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, उसमें आप नई ऊंचाई पे जाने की कोशिश करें, और वो आपसे 10 से 12 घंटे रोजाना मांगता है। क्योंकि आजकल हर सेक्टर में अपने आप को अपडेट रखना, आगे बढ़ना, फिर अपडेट करना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे अगर आगे चलते चले जाएंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं हमारा मुकाम हासिल होगा। सेक्टर कोई भी हो सकता है, फील्ड कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आप सब आईएएस बने, आरएएस बने, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी इच्छा हो, उसके लिए आप तैयारी करें, उसके लिए आप काम करें, और उसमें अवश्य आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज 9 साल की सर्विस हो गई है, 3-4 बार अवार्ड भी मिल चुके, नेशनल लेवल पे मिल गए, स्टेट में भी मिल गए, तो ये ऐसा कोई अलग से कुछ नहीं किया। जो बेसिक पहले थे वो बेसिक आज भी है। अब मैं आता हूं आपकी तैयारी की पर्सपेक्टिव पे। ये चीजें मैं आपको इतनी देर इसलिए बता रहा था ताकि आपको एक
मिनट के लिए ये नहीं लगे कि मैं तो कोई कहीं बाहर के ग्रह से आया हूँ, मैं यहीं से निकल गया हूँ, यहीं के पास के गांव से निकल के गया हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी, मम्मी और दादी जी, वो तो लोग पढ़े हुए नहीं है, पापा जी भी बहुत कम पढ़े ना। उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा हम दोनों भाइयों को हमारे रिजल्ट के या दूसरी चीज़ों के बारे में पूछा। इवन मेरे आईएएस के रिजल्ट के बाद में भी हर एग्जाम में मैंने भले ऑल इंडिया पहली रैंक ले आया, मैं आईएएस में आ गया, हमेशा बस एक ही बात कही है उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात, बस 3 वर्ड, हमेशा कोई भी अचीवमेंट लेके आ गए हम दोनों भाई। तो उनसे धरातल पे रहना सीखना, वो हमने वहीं से सीख रखा है कि आप कहीं पहुंच जाओ लेकिन आप ग्राउंडेड रहो। ये मैं पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ। कई बार मैं देखता हूँ छोटा मोटा अचीवमेंट किसी बच्चे ने कर लिया, वो तो कुछ समझते नहीं है भैया, आपसे आगे तो हमारे से पहले भी पता नहीं कितने कलेक्टर रह गए। हर साल 150 का बैच आता है, तो हम तो 4-5 हजार आईएएस तो हमारे से पहले निकल चुके, हम कोई नए थोड़ी आए हैं। इसलिए अपने बच्चों को ग्राउंड पे रखना सिखाएं। अगर ग्राउंड पे रखेंगे तो अवश्य, पहला एग्जाम क्लियर किया, अभी उसको दूसरे के लिए मोटिवेट करिए, तीसरे के लिए करिए। एक एग्जाम पास कर लिया तो उसके आगे जाने के लिए उसको मोटिवेट करिए। आप रुक क्यों रहे? या ऐसा कौन सा तीर मार दिया? तो हमेशा ग्राउंडेड बने रहिए। नेक्स्ट एग्जाम के लिए अवश्य तैयारी करो। मान लो आप 3rd ग्रेड में टीचर बन जाते हैं, 2nd ग्रेड में जाने के लिए आपको 8-10 साल चाहिए, 1st ग्रेड के इक्विवेलेंट जाने के लिए अगले 10 साल चाहिए। आप इससे अच्छा 2-3 साल ढंग की तैयारी कर लो, सीधा एग्जाम क्लियर करके आ जाओ डायरेक्ट, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। इन चीजों पे आप काम करिए कंपटीशन के लिए, क्योंकि आप लोग में से कई टीचर की तैयारी कर रहे होंगे। टीचर की तैयारी करने वाले कितने? ओके, ज्यादातर वही है। बैंक, एसएससी, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक जनरलाइज वो दे देता हूँ। प्रिपरेशन को मैं 5 एरियाज में डिवाइड करूंगा। पहली चीज आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य पुलिस कांस्टेबल से लेके, एलडीसी से लेके, 3rd ग्रेड टीचर से लेके आईएएस तक कुछ भी हो सकता है। ये मैं जो भी रणनीति आपको बता रहा हूँ, ये नीचे से नीचे एग्जाम से लेके आईएएस तक सेम ही होती है। 10-15 एग्जाम मैंने दिए भी हैं, क्लियर भी किए। मेडिकल साइड है वो, क्योंकि पीएमटी वगैरह दी थी मैंने, उसके आगे तैयारी नहीं की। बाकी ज़्यादातर एग्जाम्स मैंने दिए भी हैं, क्लियर भी किए। इसलिए आपको एक जनरलाइज अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका एम होना चाहिए, आपका लक्ष्य। सेकंड आपका होना चाहिए संसाधन। संसाधन में मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले है बुक्स। अब जो गरीबी का, ग्रामीण परिवेश का जो भी बहाना हम देते हैं, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि साल भर में 4-5 हज़ार से ज़्यादा की किताबें आप पढ़ ही नहीं सकते, और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप लोग बैठे हुए, आप में से लूसेंट की बुक कितने जनों ने पढ़ी है? तो आप 150-200 में से 10 हाथ उठ रहे हैं। जिनके नहीं उठे हैं उनके लिए चिंता का प्रश्न है। वो अपने गिरेबान में झांक ले, वो अपने अंतर्मन को पूछ लें। अगर आप लोगों ने लूसेंट जैसी किताब नहीं पढ़ी है, 150 रुपए की किताब आती है, तो ये आपके लिए प्रश्न चिन्ह है, ये पेरेंट्स के लिए भी प्रश्न चिन्ह है। अब कड़वी लगेगी जो बातें मैं आपको एक के बाद एक बात बोलूंगा, जो बहुत कड़वी लगने वाली है, पर अगर 10 हाथ उठ रहे हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक है। आज के इस दौर में सब गाइडेंस अवेलेबल है, सारे पोर्टल पे लिखा हुआ है। लूसेंट से अच्छी किताब इस धरती पे आज तक ना कंपटीशन के लिए आई है, ना आएगी। ऐसा इस धरती पे मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई एग्जाम होगा। आईएएस से लेके नीचे से नीचे लेके कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें उस बुक से क्वेश्चन नहीं आते। 150 रुपए किताब आती है, सिर्फ 150। उसका पन्ना पन्ना हमें याद होना चाहिए, पेज बाय पेज। हो सकता है आपको एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपके सिलेबस में नहीं, आप छोड़ सकते हैं, बट इन जनरलाइज जो भारत के जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले ये किताब होनी चाहिए। इस किताब में हम जब पढ़ते थे उस समय की जो ओल्ड एनसीईआरटीज होती थी, उनके नोट्स बना के और दूसरी कुछ एडिशनल बुक्स के नोट्स बना के, और उसके बाद में किताब तैयार की हुई है। ये सार गर्भित सारे सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा समावेश है। आपने नहीं पढ़ी है, खरीद लीजिए। अच्छा, आप लोगों में से मुमल, क्रोनोलॉजी, प्रतियोगिता दर्पण, ये कितने लोग पढ़ते हैं हर महीने? हाथ खड़े करिए। दोबारा, कोई शर्म की बात है? मुझे नहीं लगता आप लोग कभी सेलेक्ट हो पाएंगे। 20 रुपए की किताब आती है, 50 रुपए की किताब आती है, 4-5 दिन में हम पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं
तो ये वही ग्रामीण परिवेश में हम गलती करते हैं, जब एग्जाम आएगा उसके 2 महीने पहले तब किताब लेके बैठेंगे। तो क्या वो बेचारे जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बेवकूफ है? या आप इतने तुर्रम खा हो कि आप 2 महीने पहले आए और पढ़ के बिल्कुल एग्जाम निकाल के चले गए? ये हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, हम हमारे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोग संसाधनों में पहली चीज होती है हमारी बुक्स के बाद में हमारे नोट्स, अगर हम थोड़ा और सक्षम है हमारी कोचिंग, मतलब एक हो गई हमारी एकेडमिक साइड जिसमें बुक्स हो जाती है, नोट्स हो जाती है, कोचिंग हो जाती है, अलग अलग इसके लेवल है। आप कोचिंग नहीं कर सकते, आप कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, सब जगह मिलते हैं, जयपुर में टोक पाटक कांटा चौराया कहीं मिल जाएंगे। बुक्स आप खरीद लीजिए। ये वेट क्यों कर रहे हैं कि आप कभी बीएड कर लेंगे, आप कोई डिग्री अचीव कर लेंगे, उसके बाद तैयारी के सोचेंगे? तैयारी तो आपकी तब हो जानी चाहिए जब आप डिग्री लेके सीधा अपीयर करिए, एग्जाम क्लियर करिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? और ये टाइम जो अभी वेस्ट कर रहे हो ये दोबारा आएगा नहीं आपका। तो आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या संसाधन चाहिए। पहला संसाधन है उससे रिलेटेड आपका जो भी मटेरियल है वो। गाइडेंस के लिए मैं आपको कहूंगा आजकल हर एग्जाम के लिए टीचर हैं, टीचर्स की कोई कमी नहीं है। एसएससी, बैंक, लगभग हर एग्जाम के, जिस एग्जाम के लिए हम अपियर होना चाहते हैं, ऐसे बच्चे, एटलीस्ट हमारा सौभाग्य है कि आज की तारीख में रेनवाल, जोबनेर, ये वाला एरिया, इसमें छोटे से छोटे एग्जाम से लेके आईएएस तक के एग्जाम तक हर एग्जाम के स्टूडेंट अवेलेबल है जिन्होंने क्लियर कर रखी है। सौभाग्य की बात है इस बार भी 7-8 जिन्होंने इंटरव्यू दिया इस क्षेत्र से आईएएस का, मैं तो उम्मीद करूंगा 3-4 निकले। हमारे गांव से भी है, मैं चाहूंगा हमारे बाद में भी कोई और निकले। देखते हैं कितनी सफलता मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं आशान्वित हूं कि मेरे हिसाब से 2-3 सिलेक्शन तो आईएएस में होने चाहिए इस बार इस एरिया से। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात होगी और अच्छा भी लगता है कि जब इस क्षेत्र से नए लड़के निकल के आते हैं, नई पीढ़ी को वो नया मोटिवेशन देंगे। तो आप लोग गाइडेंस के लिए कोई कमी नहीं है। पेरेंट्स को भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ गाँव में, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसके हमारे आन जान नहीं है, उसके हमारे ये हो गए, वो मेरे समाज का नहीं है। भाई आपको अपने भविष्य बनाना है बच्चों का। आपको लगता है इस लड़के ने तैयारी की या सिलेक्ट हुआ आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, आप जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है उसके पास ले जाइए, उसके पास उसको बिठाइए। जिस व्यक्ति ने एग्जाम क्लियर किया है वही आपको सही गाइड कर पाएगा कि इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या गलती आप कर रहे हो, उससे आप गाइडेंस दिलवाइए। अदरवाइज क्या होता है, हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, एग्जाम क्लियर की नहीं है और ऐसे ही गांव में जैसा माहौल है, ढाणी में ऐसा माहौल है, बेचारे बच्चों की स्टैंपिंग कर देते हैं, नहीं वो पढ़वाम को ना, शुरू से स्टैंपिंग कर देते हैं। अभी उसको मौका ही नहीं दिया हमने तैयारी करने का, उससे पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं ये तो कमजोर है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। इवन मेरे बैच में ऐसे आईएएस हैं जो अपने ही क्षेत्र से निकले हुए हैं, जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, लेकिन आईएएस है, मेरे साथ हैं, अभी कलेक्टर है। तो ऐसा कोई स्टाम्प नहीं लेके आते कि हम 90% से चल रहे हैं और जो 60% वाला वो कुछ कर नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लगातार सिंसियरली मेहनत करता है, पार तो वही जाता है और वही निकलता है हमेशा। आपके संसाधनों के बाद में इस जिंदगी में सबसे बड़ा संसाधन है वो है टाइम। जो मैं बुक्स से, कोचिंग से, बाकी चीजों से भी उसको ऊपर रखता हूं कि वो इससे भी ऊपर है। टाइम आप लोगों के पास में भी 24 घंटे हैं, मैं इस पोस्ट पे हूं तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो इस चीज की तो कोई शिकायत नहीं है या इस चीज पे हमें कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि आपके पास टाइम की कोई कमी है। हम भी टाइम निकाल रहे हैं। आज का दिन मैंने सुबह कहीं शुरुआत किया था, 10 बजे मैं कहीं था, 1 बजे मैं कहाँ हूँ, 3 बजे मैं कहीं और होऊंगा, 5 बजे कहीं और होऊंगा और रात कहीं और एंड होगी। तो टाइम सबके पास बराबर है। आपको हर 1-2 घंटे का हिसाब देखना होता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितनी देर में क्या कर सकते हैं। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है। पर फिर एक और कटु सत्य, टाइम के बारे में कई बार मैं बात करता हूं। आप ईमानदारी से हाथ खड़े करिए कि आप में से 6 घंटे ईमानदारी से कौन कौन पढ़ता है रोजाना, जिसका औसत 6 घंटे हो। 4-5 हाथ उठे हैं, 4-5। मैं आप लोगों को आपकी सच्चाई बता के जा रहा हूं। लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को मैंने गाइड किया होगा और उनमें से लगभग 700-800 सेलेक्ट भी हुए,
गांव के भी हैं, रिश्तेदारी के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, और भी हैं। पर मैंने एक चीज़ पाई है, जो बच्चा अपनी ईमानदारी से 8 से 10 घंटे पढ़ता है, वो भले ही 90% वाला रहा हो या वो 45% वाला रहा हो, वो विफल होकर वापस कभी नहीं आया। और जो बच्चा 80% पे भी था, जो 85 पे भी था, मुझे तो पता रहता है, ये यहाँ की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे ढाणी से आते हैं, जो मेरे गांव से आते हैं, जो मेरे रिश्तेदारी से आते हैं, उनकी सच्चाई तो मुझे तो पता रहती है। बहुत बार मैं उनके पेरेंट्स को कहता नहीं हूँ, क्योंकि अगेन पेरेंट्स के माइंड में आ जाता है कि भाई ये तो हमारे लड़के की बुराई कर रहा है। जहाँ तक वो हमारी ढाणी का, हमारे गाँव का प्रश्न होता है, मैं बहुत ही कड़वे शब्दों में कह देता हूँ कि भाई इसके ठीक नहीं है, या आपको 10 घंटे बता रहा है लेकिन जयपुर में इसकी स्थिति है। क्योंकि बाकी और बच्चे जो तैयारी करते हैं, मैं उनको पूछ लेता हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है आजकल, तो वो चीजें दिख जाती है, चीजें छुपती नहीं है। मैं आपको भी इसलिए कह रहा हूँ कि अपने प्रति ईमानदार बनिए आप। पर सच्चाई यही है, आईएएस जैसे एग्जाम तक लगभग 10 लाख लोग, 7-8 लाख लोग हर साल एग्जाम में एस्पिरेंट्स का नंबर वेरी करता है, पर मेरा ये मानना है कि 10 लाख में से 10% बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो 10 घंटे पूरे साल भर का उनका औसत 10 घंटे पढ़ने का हो। ये आईएएस जैसे एग्जाम के लिए भी कड़वा सत्य है, 10 घंटे 10% बच्चे भी नहीं पढ़ते। हाँ, जो तैयारी करने जाते हैं, आप लोग भी भेजते होंगे यहाँ से भी आईएएस की तैयारी करने जाते होंगे, सब घर वालों को कहानी यही सुनाते हैं कि नहीं मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है 10 घंटे भी नहीं पढ़ते। यही चीज सत्य है हमारे एसएससी की तैयारी करने वालों की, रीट की तैयारी करने वालों की, टीचर्स की तैयारी करने वालों की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वालों की। आप अपनी ईमानदारी से झांक के देख लीजिए, आपके घर में कोई बच्चा हो उसको पूछ लीजिए कि क्या पिछले 1 साल में उसने 6 घंटे भी औसत पढ़ाई की है। और अगर कोई ये कह दे कि 8 घंटे में लगातार पढ़ रहा हूं, आप मेरे पास ले आना, मैं बता दूंगा क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। और पहली चीज है ईमानदारी। ईमानदार आप अपने प्रति रहना सीखिए। घर वाले हैं, इन्होंने खूब मेहनत कर ली, जनरेशन को देने की इन्होंने कोशिश की है, पर आज जिम्मेदारी हमारी तरफ है। आज ये हमारी और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आप इनका जीवन देखिए, आज हम आईएएस बन गए होंगे, लेकिन मैं मेरी ढाणी में आता हूं, मैं देखता भी हूं, सुबह 4:30-5 बजे उठते हैं। आप देख लो, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, आपकी मम्मी देख लो, दादी देख लो, मैं तो देखता हूँ मेरे घर में, ढाणी में भी देखता हूँ। सुबह 5 बजे इनका जीवन शुरू होता है, गाय भैंस का काम है, खेत का काम है, दोपहर तक करते रहते हैं, दोपहर बाद फिर 2:30 बजे चालू हो जाते हैं, शाम को रात तक 9-10 बजे तक वही काम चलता रहता है। आप एक बार अपने पेरेंट्स के वर्किंग आवर देखिए, ये 10 से 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। क्या कभी आपने देखा आपकी मम्मी की, दादी की कभी कोई छुट्टी आती हो? चाहे रिश्तेदारी में शादी हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन आ जाए, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर वो अपने पियर भी जाएगी तो वहां भी काम तो करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती इनके सामने। या आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस धूप में तप रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को लेट तक काम कर रहे हैं, सर्दियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी को 8-10 घंटे एसी में बैठ के, टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ने में भी जोर आ रहा है। आप सब लोगों को जोर आ रहा है। और आप इनको देखिए, आप अगर हमारी 3rd जनरेशन है, हमारे दादा दादी की आप बात करिए, ये लोग 70-80 साल में भी काम करते हैं, और हमें 20-25 साल की उम्र में शर्म आ रही है। क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे हम? कौन सी चीज हमें रोक रही है? हम सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। और इन लोगों का एक ही ड्रीम होता है कि जिस दिन मेरा बेटा बेटी मुझे फोन करके ये बताएगा कि आज पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, आप उनकी आंखों में वो चमक देखना, आप उनकी फेस पे वो सम्मान देखना। आप किसी फंक्शन में जाएंगे, आप किसी शादी में जाएंगे, इनके चेहरे पे वो प्राइड देखना। आप करियर में कितना सक्सेसफुल होते हो, इससे इनके जीवन का यथार्थ सिद्ध होता है। हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी कुछ अच्छा कर ले। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सरकारी नौकरी में जाएं, आप प्राइवेट में भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाके आप मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, ये अपने आप में प्राउड फील करेंगे। सपना आप वही देखिए। मैं तो ये ड्रीम देखता था कि जिस दिन किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा तो मेरे गांव का जो स्टैंड होगा उस पर मैं उतरूंगा। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि जब भी इस चोमू रेनवाल हाईवे पे मैं आता हूँ और जैसे ही गाड़ी मेरे गांव की ओर घूमती है, मुझे कहीं ना कहीं खुशी होती है कि यही गांव था जहां से पैदल पैदल आके इस स्टैंड पे आके रोडवेज पकड़ते थे, यहीं पढ़ने आते थे, पैदल पैदल आते थे, और आज एक अच्छा ऑफिसर बनके वापस मैं मेरी मातृभूमि पे जा रहा हूँ। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपके पेरेंट्स को बहुत सुकून मिलेगा। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी जिंदगी धन्य हो गई है, पर वो खुशी देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यह सब होगा कैसे? मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में
जो अच्छा करना चाहता है, पहली चीज़ है सीखना और दूसरी चीज़ है उसको याद रखना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप मोबाइल जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मोबाइल में हम मिसलीडिंग हो जाते हैं, कुछ और चीज़ सर्च करते हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। हालांकि ट्विटर, इंस्टा, मेरे जैसे अधिकारी मैं तो हो नहीं ना, मुझे कहीं जरूरत पड़ी है। आजकल की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्यों जरूरत पड़ रही है। आपका कंसंट्रेशन भंग करने के अलावा ये चीज़ें कोई काम नहीं करती, ना इनकी कोई जरूरत, हमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही आज तक। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी चॉइस है लाइफ में, आप करिए, लेकिन जितना दूर रहेंगे अच्छा है। अगर आपने अभी इस साल के जो सीजीएल के टॉपर है, कहां से हैं, कौन से राज्य से हैं इस साल के एसएससी सीजीएल के टॉपर? हाँ, जोधपुर से, वेरी गुड। अब आपके बीच में से ही एक बच्चे ने जवाब दिया है, बाकी सब लोग मुंह ताक रहे थे एक दूसरे का। जोधपुर के एक साधारण परिवार से एक बच्चा निकलता है, उसने देश को टॉप किया है। आप उसका इंटरव्यू सुनोगे, उसने एक ही बात कही है, मैं मोबाइल रखता ही नहीं, मोबाइल मेरा बंद होता था। मैं उन बच्चों और बच्चियों को कहना चाहूंगा कि वो किताबें तो पढ़ी नहीं और वो घर वालों को ज्ञान देते फिरते हैं कि नहीं अभी तो इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। पहले आप एक बार अपनी बेसिक बुक्स तो पढ़ लीजिए, इतनी आती है, 10-12 बुक्स आती है। आप चाहे रीड की तैयारी कर लो, आप एसएससी की कर लीजिए, आप बैंक पीओ की कर लीजिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आईएएस और आरएएस को छोड़ के बाकी एग्जामों में बुक्स मोर और लेस फिक्स है। उन्हीं को बार बार पढ़ना है, उन्हीं को कंटेस्ट करना है, उन्हीं को अच्छे से करना है। आप लोगों के पास में हमेशा एक डायरी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। आज मैं यहां पर आया हूं, मेरा टाइम निकाल के आया हूं, मैंने 35 साल मेहनत की होगी, इसलिए इस मुकाम पे पहुंचा हूं। जिंदगी में कई सारे अच्छे बुरे अनुभव रहे होंगे, तो मैं जो चीजें आपको कह के जा रहा हूं, आपको वो चीज लिखनी चाहिए, आपको उस चीज पे बार बार मनन करना चाहिए। मैं आपको हो सकता है 10-15 चीज बताऊं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको 15 चीज बोली है, 15 की 15 आप फॉलो करिए। ये आपकी जिंदगी है, ये आप तय करेंगे आपको क्या बनना है, कहां जाना है, कैसे जीना है। कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता है। मैंने 15 चीज कही है, आपको हो सकता है उसमें से 5 ठीक लगे, 4 ठीक लगे, 7 ठीक लगे। जो अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिए, उसको रख लीजिए। मेरे से पहले कोई अधिकारी होंगे, उन्होंने कोई चीज कही होगी, 10 बात कही होगी, हो सकता है उसमें से 3-4 चीज अच्छी लग गई होगी, वो आप लिख लीजिए। मेरे बाद में कोई कह रहा है, आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में अच्छे लोग आते रहते हैं, आईएएस बनना, दूसरे अधिकारी बनना, ये एग्जाम का खेल है, हमने पास कर लिया, इधर आ गए, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों में बहुत टैलेंट होता है, उनको हो सकता है उस समय पर गाइडेंस नहीं मिला होगा, उनका लक्ष्य ही तय नहीं होगा, तो वो बन नहीं पाए। तो पोस्ट कौन सी है मैटर नहीं करती, पर लाइफ में तजुर्बा मैटर करता है। जो चीजें आपको बता रहे जा रहे हैं उनको आप लिखिए, एग्जाम के लिए सोर्स इकट्ठे करिए, टाइम आप देखिए किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और हमेशा माइंड में ये रखिए, मैंने तो तैयारी की है, मैं हमेशा ये सोचता था कि घर पे हमारे पेरेंट्स है, वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम 10 घंटे मेहनत नहीं कर सकते? वो भी तो बेचारे थकते ही होंगे। तो आपको जब जब थकान महसूस हो, आप मेरे हिसाब से अपने पेरेंट्स की उम्र देख लेना, उनका चेहरा देख लेना, वो कैसे काम करते हैं देख लेना। मुझे नहीं लगता आप दोबारा थकान फील करोगे, और होना भी नहीं चाहिए। आप में अगर तनिक भी श्रम है तो आपको थकान फील होनी नहीं चाहिए। आपके लिए वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा करेंगे, आप, मैं मानता हूं इस पीढ़ी में से 80 से 90% उनको कुछ नहीं देंगे, पर फिर भी वो अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं आपके लिए, कि ये कुछ भी अच्छा कर ले, कुछ भी अच्छा बन जाए। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, आप अपने एग्जाम की प्लानिंग बनाइए। उसके बाद आपके पास में बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, कोचिंग हो गई, आपका टाइम हो गया। थर्ड स्टेज आपका आता है एग्जाम की प्रिपरेशन। आप अपने सब्जेक्ट्स को, जैसे अगर आप रीड की ज्यादातर तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका जीके आएगा, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आएगी, आपकी हिंदी आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, डिपेंड्स ऑन आप कौन सा एग्जाम ले रहे हैं। उसके हिसाब से उसके सिलेबस को पढ़िए, तैयारी करनी है। जिस टेबल के आप सामने बैठे हैं उसके ठीक सामने आपका सिलेबस होना चाहिए और आपको रटा हुआ होना चाहिए। आपको कोई ये पूछे कि आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी में तीसरी चौथी लाइन में कौन सा टॉपिक है, आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए। हम आईएएस की तैयारी करते थे, ठीक सामने सिलेबस होता था, तो हमें याद होता था कि पेपर 3 जीएस में ये वाला साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी का है, इसका लास्ट जो पैरा है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसमें नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। आज भी याद है, 9 साल बाद में, उस समय भी याद थे, आपको याद होना चाहिए। फर्क उससे ये पड़ता है कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आ रही है, आप कैसे करेंगे, कौन से मेरे सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है, आपको बेटर याद होगा। सिलेबस आपके ठीक सामने होना चाहिए।
उसके बाद में आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने नंबर का मेरा एग्जाम है। हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, जिसमें भी आप अच्छा है उसको आप टाइम दीजिए, जिसमें आप कमजोर हैं उसको आप फ्रंट पे लाइए। आप 8-10 घंटे पढ़ाई करिए, उसको डिवाइड करिए आप। 2 घंटे में ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा। आपको लगता है मैं 3 घंटे लगातार ये पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ लो, आगे पीछे कर लीजिए इन चीजों को। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको डे टू डे बेसिस पे तैयारी का एक वो मिल जाएगा कि मुझे 8-10 घंटे में क्या करना है। ये सारी चीजें आपके पास में रिटर्न होनी चाहिए, डायरी में होनी चाहिए, आपका टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो बताएगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी की ये दाभाई जी की अच्छी है, ये इसकी अच्छी है, वो सारी आप लिख लीजिए। जीके के लिए अलग से अच्छी हो सकती है, पेनोरमा अच्छी हो सकती है, कोई भी नोट्स अच्छे हो सकते हैं, वो आप लिखते जाइए। उसको कितने समय में पूरा कर सकते हैं उसका आप टारगेट ले लीजिए। उसके फर्दर आप ये देख लो कि पर डे आप अगर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कितने पेज आप पढ़ पा रहे हैं, कितना सिलेबस आप कवर कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से आप एक वीक का शेड्यूल बनाइए। एक वीक में हो सकता है आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन दोबारा से कोशिश करो। उसके बाद अगले वीक की तैयारी करो। वीक में एक दिन एक आप फ्री रह सकते हैं, जैसे आप संडे आफ्टरनून फ्री रख लें, उसमें आप अपनी कपड़े धो लीजिए, जो भी काम करना है, मूवी देख लो, खेल लो, जो भी करना है कर लीजिए आप। उससे आप वापस रिलैक्स हो जाएंगे। मंडे मॉर्निंग से दोबारा वापस अपने लक्ष्य पर। आप 1 वीक करेंगे, आप 2 वीक करेंगे, आप 3 वीक करेंगे, आप 4 वीक करेंगे, आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि हम अगर 1 घंटा बैठते हैं, मेरा ये मानना है एक औसतन विद्यार्थी 4 से 5 पेज पढ़ लेता है। लेकिन मैं अब सच्चाई बताता हूं, जैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही रेनवाल से कोई बच्चा मेरे पास गाइडेंस लेने गया था। उसके पेरेंट्स भी बड़े आशान्वित थे। तो पहले वो मेरे भैया के पास में बैठे हुए थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था आराम से। मेरी आदत होती है मैं पहले खूब देर तक सुनता रहता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। वो बता रहा है कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स से हूँ, बीएससी मैथमेटिक्स से मैं पास आउट हूँ। वो बता रहा है कि भैया मैंने आईएएस का ये पेपर सोल्व कर लिया, मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। पेरेंट्स को भी बढ़िया चढ़ा रखा उसने, उनको भी लग रहा है कि बेटा तो मेरा इसी साल आईएएस बनने वाला है। भैया ने भी उसको कहा, भैया नॉर्मली मैं बहुत ही कटु और सत्य, मतलब मैं धरातल दिखा के चलने वाला हूं, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सेकंड साइड भी ट्रू है, वो नॉर्मली मोटिवेशन साइड ज्यादा चलते हैं कि नहीं नहीं तू करे लेगा, तू करेगा। तो उन्होंने उसको मोटिवेट कर दिया कि नहीं ऐसा करना है, इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको काफी अच्छे से कर दिया। फिर वो मेरे पास में आया, तो मैंने उसको, जैसे आप लोगों को पूछा कि अच्छा आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, तो मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि अच्छा लूसेंट पढ़ लिया आपने? कहा कि जी नहीं पढ़ी। 1-2 बुक्स और पूछी कि अच्छा ये पढ़ ली? मैंने कहा ये भी नहीं पढ़ी। मैंने उसको अगला क्वेश्चन ये पूछा कि तुम बीएससी फाइनल ईयर में आ गए, मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की दोनों जो बुक्स है उसके नाम बताइए। उसका भी कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने उसको यही कहा, गर्मियों की बात है, मैंने कहा कि दीपावली में मैं दोबारा छुट्टी पे आऊंगा, कि लूसेंट और 2-3 किताब बता के जा रहा हूँ, ये पढ़ के और वापस आना, मैं तेरा टेस्ट लूंगा। उसके बाद सोचेंगे आईएएस की तैयारी करनी है नहीं करनी। तो बच्चा दोबारा मेरे पास तो कभी आया नहीं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं पेरेंट्स को भी अपने बच्चे की सच्चाई जानिए। बच्चे की सच्चाई जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है। और मैं ये क्यों पूछता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नए नए जब हम सेलेक्ट हुए थे, आसपास के गांव से बहुत सारे बच्चे आते हैं, गाइडेंस के लिए भी आते हैं, आज भी आते हैं। तो किसी को मना कभी मैंने गाइडेंस के लिए क्या हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को आईएएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए मुझे मिनिमम 2 से 3 घंटे चाहिए। तो मेरे पास 2-3 घंटे होंगे, मैं आपको गाँव आऊंगा, बता दूंगा, उस दिन आप बच्चे को ले आइए। क्योंकि मैं आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। 10-15-20 मिनट में आईएएस की गाइडेंस किसी को नहीं दी जा सकती। मिनिमम 2 से 3 घंटे में पूरा एक बार और भी बनता है, उसके बाद भी 2-3 बार और गाइडेंस देने में टाइम लगता है। बाकी एग्जाम में ब्रीफली बताते हैं, पर मैं डायरी का आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप 1 महीने पहले आपने जो लक्ष्य तय किया था उसको पन्ने पलट के देखेंगे तो सच्चाई तो सामने आ जाएगी। और ये इतना अच्छा टूल है, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ जितने भी लोग गाइडेंस के लिए आते हैं, मैंने एक बार उसको गाइड कर दिया, मैं मेरा आधा घंटा 1 घंटा खराब कर रहा हूं, और पूरे तन मन धन से कि ये बच्चा कैसे भी सक्सेसफुल हो जाए, कैसे भी नौकरी लग जाए। हम नौकरी लग गए, हमारा ये ड्रीम है कि मेरे गांव से आज 200-500 नौकरी में होने चाहिए, मेरे क्षेत्र से हजारों नौकरी में होने चाहिए। आप लोग भी करिए, मेरे गांव वालों ने कर रखा है, वो सैकड़ों तो क्रॉस कर चुके हैं, अब 500 कब होंगे देखेंगे, पर होगा जरूर एक दिन। तो आप लोग डायरी का मैं इसलिए कर रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा मेरे पास गाइडेंस के लिए आता है, मैं सबसे पहले उसकी वो डायरी देखता हूँ
कि भैया आप अपनी डायरी दीजिए मुझे, क्या क्या करके आए। अब एक और चीज बता दूं, पेरेंट्स के लिए भी सत्य है और बच्चों के लिए भी सत्य है। मैं आईएएस हूं, मेरे से मिलना हो जाएगा। कई बार लोग मुझे फोटो के लिए कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि तू अगर ये पढ़ के आ जाएगा 6 महीने में तो मेरे साथ फोटो ले सकता है, ऐसे तो नहीं, अलाउ ही नहीं है। क्योंकि आपकी सच्चाई तभी पता लगेगी मुझे। मेरे साथ फोटो खिंचाने आए हो, ये ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा और मैं देता भी नहीं हूं। हाँ, अगर मुझे बच्चे में सिंसियरिटी नजर आती है तो उसको मैं कितना भी सपोर्ट कर सकता हूं, उसको मैं फ्री में नोट्स दिलवा दूं, उसको मैं कोचिंग में फीस माफ करवा दूं, लेकिन वो सिंसियरिटी होनी चाहिए। और वो मैं टेस्ट जरूर कर सकता हूं कि इस बच्चे में सिंसियरिटी है या नहीं है। तो मेरा अनुभव बता रहा हूं, हजारों बच्चे गाइडेंस के लिए आए होंगे, 5% भी बड़ा नंबर होगा जो बच्चे दोबारा, जो पेरेंट्स दोबारा डायरी लेके मेरे पास आए हो। ये इस एरिया की सच्चाई है, 5%। ये हमारे बच्चों की सच्चाई है, ये हमारे भविष्य की सच्चाई है। क्योंकि डायरी लेके आएंगे तो आपकी पोल नहीं खुल जाएगी। और अगर आपने डायरी बना ली, मैं आज भी कह रहा हूं, आज हम जिला कलेक्टर के पद पर है, आप ज्यादातर अधिकारियों को देखेंगे उनकी गाड़ी में उतरते समय देखना एक डायरी हाथ में होती है। क्यों होती है? वो बेवकूफ नहीं है। आपको चलते चलते कोई चीज याद आ गई, आपने लिख लिया। कोई मीटिंग में कोई बात आई, आपने लिख लिया। आपको फील्ड में कोई चीज नजर आई, कमी नजर आई, आपने लिख ली। आप जब शांतचित होकर जिले के लिए, आपके किसी सेगमेंट के लिए, किसी जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके सामने वो पूरी चीजें आ जाती है कि मैंने उस समय ये चीज ऑब्जर्व की थी। ये चीज आप पे भी लागू होती है। किसी से आप मिल रहे हैं, अच्छी, अगर किसी ने मैगजीन अच्छी बताई है, लिखिए उसमें। जो संसाधन वाला जो सेकंड बताया मैंने, उसमें लिख लो। कोचिंग अच्छी है, लिख लीजिए। नोट्स अच्छे हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे, आपके पास में मटेरियल तैयार हो गया, टाइम आपने देख लिया, आप तैयारी करेंगे। ईमानदार अपने प्रति रहिए। सारा गेम ईमानदारी का है। अगर 1000 में से 50 बच्चे डायरी लेके नहीं आ रहे, ये बता रहा है कि हम हमारे प्रति कितने ईमानदार हैं। ना आपसे तनख्वाह आपके कोई पेरेंट्स लेंगे, ना कोई मैं लूंगा। आप कमाओगे, अपने लिए कमाओगे, हम में से किसी को कुछ नहीं दोगे, लेकिन कम से कम खुद के प्रति तो ईमानदार रहिए। आपके पेरेंट्स, एक और कंसेप्ट, गांव में जैसे मेरे पास तो नहीं आते, मेरे गांव के, मेरे जो आसपास के हैं, पर शुरू में ये होता था कि नहीं, ये लड़का तो 2 ही नंबर से रहा है। ये जो 2 नंबर से रहने वाला है ना, ये बड़ा ही फर्जी तरीका है। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं। आप उस एग्जाम की कट ऑफ देखिए, आप अपने बच्चे की मार्कशीट देखिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि 2 नंबर से रहा है कि 50 नंबर से रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गाइडेंस के लिए आए हैं, मैं एसएससी, बैंक, पीओ, बाकी एग्जाम का कर रहा हूँ। सिलेक्शन होने के लिए मुझे तो पता है कि 130 नंबर चाहिए, बच्चे क्या आ रहे हैं 40 नंबर। कोई बात नहीं, 40 नंबर आ रहे हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। ऐसे विद्यार्थी मेरी डाणी में रहे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिए थे, 200 में से उनके 1 के 8, 1 के 12, 1 के 15, मतलब 20 नंबर नहीं आए उनके, लेकिन आज नौकरी कर रहे हैं वो अच्छी। क्योंकि वो ईमानदार थे। जो सच था वो बताते थे कि यार भाई साहब देखो ये बात है, मेरे को तो ये तो आता ही नहीं है, और वो हमेशा ईमानदार रहे, आज नौकरी कर रहे हैं। तो गलती यहां नहीं है कि नंबर कम आ गए, गलती यहां पर है कि हम हमारी गलती स्वीकार नहीं करें, ना पेरेंट्स को बता रहे, ना खुद की गिरबान में झांक रहे। अगर गलती स्वीकार लोगे तो ये तो सुधार करोगे। हमने कौन सा कोई सीधा गए थे और आईएएस बन के आ गए। हम भी प्री में फेल हुए होंगे, हम भी मेंस में फेल हुए होंगे, हमने भी दोबारा अटेम्प्ट दिया होगा, तीसरी बार दिया होगा, तब जाके आईएएस बने होंगे। तो ऐसा कोई नहीं होता। आप एग्जाम दीजिए, ट्राई करिए, फेल हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी जिंदगी खत्म हो रही है हमारी? पर ईमानदार रहिए। अगर आपको पता है कि मुझे 30 नंबर आ रहे हैं, अगली बार कोई बात नहीं 40 लेके आएंगे। आप ये देखिए कि मेरे एग्जाम में 5 सेक्शन है, मुझे हिंदी में बहुत अच्छे नंबर मिले, इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आया, सोशल साइंस में बिल्कुल कुछ नहीं आया। अपनी कमजोरी को पहचानिए, दूर कैसे होगी उसको आप देखिए, सिलेबस को टाइमली कवर करिए, फिर कमी हो तो दोबारा वर्क करिए। ये स्टेज 3 है। स्टेज 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन और जो सारी चीजें आपने करंट अफेयर्स कर लिया, आपने कोचिंग कर लिया, आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हो गई, उन सबको मिक्स कर दीजिए, बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करेंगे आपको पता लगेगा कि आपका कितना वो हो गया। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आए कि मेरी 90% तैयारी हो गई है, उससे पहले कोई मॉक टेस्ट दो, चाहे टेस्ट दे लो, व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम। आपने जब तैयारी नहीं की तो फिर टेस्ट कहीं के लिए दे रहे हैं आप? इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब पूरी तैयारी हो उसके बाद ही आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में फिर कमी आएगी, फिर रिवाइज करिए। स्टेज 5 लास्ट, जब कमी बार बार हमारे सामने आ रही है उसको देख ले, ईमानदार रहे और ये देखें कि इसको दूर कैसे करेंगे, किस तरीके से इस पर वर्क करना है। मुझे दोबारा कोचिंग करनी है, मुझे किसी और से गाइडेंस लेनी है,
मेरे में क्या कमी रह गई है, मेरे कोई सहेली से बात कर लूँ, मेरे किसी दोस्त से बात कर लूँ, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, सीखिए आप उनसे। कोई बात नहीं, वो सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है, जिंदगी कोई खत्म नहीं हो रही। ऐसे हजारों उदाहरण आप लोग देखते हैं अपने एरिया में आसपास है कि कई लोगों ने 30-32 साल की उम्र में 10-10, 15-15 साल, महिलाओं को मैं कह रहा हूं, पढ़ाई छोड़ के और दोबारा से बीएड की, वापस तैयारी की, फिर नौकरी लग गए। तो ऐसा नहीं, हमारे बीच में से निकल के ऐसे उदाहरण गए, घर का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी नौकरी लगे। तो अगर फिर भी हम नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए ये प्रश्न चिन्ह है। तो गलतियों से बार बार सीखिए, ये 5 चीजें हैं। यहां पे मैं मेरा स्पीच एंड कर रहा हूं। बस एक चीज कहूंगा, जिंदगी में सफल होना है, अपनी लाइफ की डायरी अपने पास रखिए, जो चीजें अच्छी लग रही है उनको लिखो, सीखो। हो सकता है वो चीज आपको गांव में किसी बूढ़े आदमी से सीखने से मिल जाए, किसी पॉलिटिशियन से सीखने से मिल जाए, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उससे सीखने से मिल जाए। कोई ना कोई चीज हम रोजाना सीखते हैं। आज हम भी इस पद पर है तो मैं कोशिश करते हैं, हर संडे को मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई नई किताब पढ़नी है, मेरे में क्या सुधार करना है, मेरे से ये गलती हो गई, उसको मैंने डांट दिया, ये कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतनी लंबी आप वर्किंग होती है आपकी, गलतियां आप करते हैं, ऐसा नहीं, हम भी रोज गलती करते हैं, पर गलती से हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद का ही सुधार होगा। और इम्पोर्टेंट भी यही है कि हम एक अच्छे इंसान बने, खुद में सुधार करें। पोस्ट तो ठीक है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है, नहीं है वो भी जिंदगी तो जी रहे हैं, फर्क क्या पड़ने वाला। पर ऐसी डायरी आप में होनी चाहिए। और अगर ये एक चीज आप जिंदगी भर कर लोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक चीज। अब आपके टीचर भी यहां बैठे होंगे, आपके पेरेंट्स भी यहां बैठे होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और मेरे इस स्पीच की सफलता में मैं तभी मानूंगा कि इनमें से कितने बच्चों में ये आदत आती है। अब तक का तो मेरा अनुभव ये रहा है कि 5% से ज्यादा बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते। जिन्होंने फॉलो कर लिया, जो डायरी बना के मुझे दिखा दें, जो 6 महीने ऐसे तैयारी कर ले, सिलेक्शन नहीं हो, मैं जहां भी पोस्टेड रहूं मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक सिंसियर बच्चा मुझे अभी तक मेरी नजरों में नहीं है जिसने इन चीजों को फॉलो किया और वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये कंपटीशन की तो यही सच्चाई है। चीजें बुरी है, कड़वी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। मेरी तो यही इच्छा है कि आपको काफी डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई है। बहुत सालों के बाद मैं रेनवाल आया हूँ और आपको जो मुझे लगता था वो सारी चीजें मैंने बता दी। मैं तो यही चाहूंगा कि आप में से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप लोग अच्छा मुकाम हासिल करें और कभी बताएं कि नहीं हमने ये कर दिया, अच्छा किया हमने। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष तौर पे भागचंद जी का धन्यवाद, आभार, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा। इस बहाने हमें भी यहाँ आने का मौका मिल गया, क्योंकि हमारी तहसील भी नहीं है, इधर काम भी नहीं पड़ते, तो दायरा हमारा उस तरफ ज़्यादा हो गया। पर आप लोग अच्छा काम करिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर करना चाहता है, बस कंडीशन एक ही है, वो ईमानदारी से तैयारी करे, आगे बढ़े। इस एरिया से अभी भी हर साल 5-10 लोग IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। उनको लगातार हम कोशिश करते हैं कि जितनी बेस्ट गाइडेंस दी जाए इनको हम दें। इनमें से हर साल 1, 2, 3, 4 जितने IAS बन के निकले, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वापस कुछ ना कुछ तो वो अपना एरिया का करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। मुझे आज भी याद है जब राजकुमार जी का, रामनिवास जी का सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय आसपास के ग्रामीणों ने 1.5-2 महीने तक जगह जगह उनका स्वागत किया। तो उससे जो युवा मन थे, युवा लोग थे, उनको बहुत प्रेरणा मिली कि हमारे एरिया से, हमारे बीच से निकल के ऐसे IAS बने, इतनी मेहनत से यहाँ से निकल गए हैं। तो उसने बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद में हम 5-7 जने इस एरिया से सेलेक्ट हुए। उनकी नजर में कहीं ना कहीं वही थे कि यार ये निकल गए, अपन भी कुछ करेंगे। उससे हमें कॉन्फिडेंस आया, हमने तैयारी की, हम निकल गए। हमारे बाद में लगातार 1-2-3 हर साल निकल रहे। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब भी निकल सकते हैं, लेकिन सिंसियरिटी से तैयारी तो मांगते हैं। बिना मेहनत के और बिना कुर्बानी दिए जिंदगी में एक सफलता नहीं मिलने वाली है। घर बैठ के आपको नौकरी लगाने कोई नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये आदत डाल लो, जितना जल्दी डाल लोगे उतना भला हो जाएगा। और मैं यही कहूँगा आपको, एक लास्ट चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी कहूँगा, बच्चों को भी कहूँगा, आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, उसका बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में, आसपास के लोगों में प्रचार नहीं करें।
मुझे याद है जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था आईएएस का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों के यही कमेंट थे जो मेरे पास भी आते थे, बहुत बुरा लगता था। और लगता भी ऑब्वियसली, आप दिन रात मेहनत करते हो, असफल हो जाते हो, इंटरव्यू तक पहुंच के भी असफल होते हो, तो रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से कमेंट आते हैं, कमेंट ही आते थे कि यार भाई वो थाड़ो छोरो बन गई कलेक्टर। ये आदत है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, अगले साल में बन गया। लेकिन मैंने तब ये सोच लिया था कि मेरे भैया तैयारी कर रहे थे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आया था उससे पहले शायद मेरी मम्मी को या दादी को भी नहीं पता होगा कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। 2 या 3 जनों के अलावा किसी को पता नहीं था। वही जानकार, वही लोग तब ये कह रहे थे कि अरे वो करना तैयारी कर ली, वो कहता आईएएस बन गई। मतलब क्या उनको बताना जरूरी था? तो ऐसा है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स चिंता करेंगे। इस दुनिया में 2-5 शुभचिंतक मिल सकते हैं, बाकी तो सब हवा है। आज मैं कलेक्टर बन गया तो मेरे को 500 राम राम कर देंगे, आप नहीं बनेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आप उनकी इज्जत का ख्याल कीजिए। हो सकता है कुछ अच्छे रिश्तेदार हो, आपको सपोर्ट करने वाले हो, आप उनका रेस्पेक्ट करिए, खुद का कंडक्ट अच्छा रखिए, लेकिन दुनिया क्या सोचती है इसका ज्यादा परवाह मत करिए। पेरेंट्स को मैं इसलिए कर रहा हूं, बच्चों में आपको इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि हमारे घर वालों की आदत होती है, दिल्ली लड़के को भेजा नहीं, और आप उसके 50 रिश्तेदारों को पूछ लीजिए, मार लो छोरो फटे, वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी करे। अब हमने आईएएस की तैयारी करी है, कैसे तैयारी होती है, कैसे एग्जाम दिया जाता है और क्या प्रेशर होता है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इतना प्रेशर झेल के वो एग्जाम दिए जाते हैं, फिर क्या होता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता। वही लोग जैसे ही वो गांव आता है उससे 50 सवाल करेंगे, उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया होगा, लेकिन वो कमेंट पास करेंगे कि नहीं नहीं मान तो पहले ही दान वो बन तो की, वो तो दरी कौन बनाई है। यही उन लोगों के कमेंट होते हैं। इससे क्या होता है, वो बच्चा डिमोरलाइज होता है। भले ही वो तैयारी कांस्टेबल की कर रहा हो, भले ही वो टीचर की कर रहा हो, कर रहा है, नौकरी लगेगा, सबको पता लग जाएगा अपने आप। जिस दिन वो नौकरी लग के घर आएगा, अपने आप पता लग जाएगा। तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो, उसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आप सारे गांव में प्रचार करो कि भाई वो मार लो छोरो बटे तैयारी करे, बटे करे। उस बच्चे की हालत सोचिए आप, क्या प्रेशर झेलता होगा। ये हम सब गलती करते हैं, आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बन जाएगा, बन जाएगा, उस दिन देखेंगे। और कई बार नहीं होता, इतनी आसान एग्जाम नहीं है, मेहनत मांगती है। 1 अटेम्प्ट लग सकता है, 2 लग सकता है, 3 लग सकता है। पर उस बच्चे से बेचारे से क्वेश्चन होते हैं तो उस पर क्या बीतती होगी। और ये चीजें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, कई बार बच्चे मेरे पास में आते हैं, उनको उनके बहुत ही क्लोज लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं, फिर वो बताते हैं कि भैया यार ऐसे लोग कर रहे हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि कोई बात नहीं, कहने तो कोई बात नहीं यार, उन्होंने कौन सा कोई नौकरी की है, उन्होंने कौन सा कोई एग्जाम दे रखा है, वो तो बैठे हैं गाँव में, ठीक है, पटलाई करनी है, कह देंगे एक कमेंट उन्होंने भी कर दिया, तुम तो मस्त रहो, अपनी तैयारी करो, नौकरी लग जाओगे, उस दिन अपने आप जवाब मिल जाएगा। पर कृपया करके पेरेंट्स भी और बच्चे भी आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। स्पेशली आरएएस आईएएस की तैयारी करने वाले, ये चीजें एग्जाम अभी हो सकती है, 1 साल बाद में होगी, आपको लंबा खींचना होता है। हर 6 महीने, हर साल भर में चीजें जैसे लंबी खींचती चली जाती है, प्रेशर बढ़ता है। ऑब्वियसली समझदार लोगों, इतने मेहनत कर रहे हो, प्रेशर अपने आप बढ़ता है। रिजल्ट कब आता है, कैसे आता है, 100 परिस्थितियां, आपका पेपर अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कुछ भी हो सकता है। पर आप फोकस होकर तैयारी करिए। बस इतना कर दीजिए कि ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी का बिजनेस नहीं है। आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, उसकी तैयारी करो। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो यही चाहूंगा कि आप में से कोई ना कोई अच्छा मुकाम हासिल करें। आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी कहीं ना कहीं मिलना हो तो हमें भी अच्छा लगे। जैसे आज मैं सवाई माधोपुर हूँ, वहाँ पर कम से कम 20-30 ऐसे जने हैं जो बाद में आईआरएस में बन गए, आरएएस में भी बन गए। तो जिस लाइब्रेरी में हम तैयारी करते थे उसमें पढ़ने आते थे और वहाँ मैं उनको गाइड किया करता था। तो आज भी कई बार मेरे से मिलने आते हैं कि नहीं यार बॉस, आप वो वहाँ उस लाइब्रेरी में थे ना मालवीय नगर, आपने वो बताया था मुझे, बाद में मेरी 5वीं रैंक आ गई, 10वीं आ गई। अब जिले में गए तब मिल गए, बाकी तो हमारा संपर्क इतना हो नहीं पाता। पर अच्छा लगता है, चलो किसी का भी भला हो तो अच्छी बात है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जो मैंने चीज़ें बताई है बहुत अच्छी है, आप घर जाके लिख लें और पेरेंट्स बच्चों की डायरी चेक कर लें। अगर बच्चे में ये आदत नहीं आई है तो ये आपकी अगली पीढ़ी पे मैं प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ के जा रहा हूँ।
और अगर ये आदत डाल ली है तो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।